Okay, Namaskaram. So we have completed the concept of composite income yesterday when it comes to agriculture income, and based on that we have to solve one more question, which is question number 18. This is given in PGBP chapter, but I request my team to convert this particular question into the agriculture income because it belongs there. So Miss Vivita, a resident, an ordinary resident in India. The moment when I say resident and ordinary resident in India, what is her scope of total income? Global income is taxable in India. So that you have to remember. Has derived income from following various operations relating to plantation and estate owned by her during the year 2024-25, जो भी आप लोगों को year समझ में आता है, that year you take. Now, you have to give me percentage and rule number if you can remember. पहला जो है income from sale of centrifuged latex processed from rubber plants grown in Darjeeling. Okay, so rubber, आपने rubber बनाया है and rubber plant is grown by you. So Darjeeling is part of India, right? Yes. So percentage first. Agriculture income and taxable income. 65%, 30 rule. Rule number? Sure. Rule number 7. Rule number 7? A. नहीं B. 7A. Okay. Rule number 7A, 65, 35. ठीक है. तो you can give me figures also if you can. 35% of 3 lakh is how much? 35% I want. 1,05,000. Income from sale of coffee grown and cured in Yerkad, Tamil Nadu. Grown and cured coffee. 75%, 25%. So 25% taxable, that is 25,000, which is taxable. Now rule number 7B. Okay. Next. Income from sale of coffee grown, cured, roasted and grounded in Colombo. Sale consideration were received in Chennai. 2,50,000. 60-40. कोलंबो तुम्हारे पापा ने खरीद के इंडिया में लाया था. सॉरी नहीं, मेरे को क्या करना है, सॉरी अटेम्प्ट लग जाता है. कोलंबो किधर होता है? हाँ, आउटसाइड इंडिया होता है. ओके, हाँ, थैंक यू. हाँ, तो ये क्या होता है? फॉरेन एग्रीकल्चर इनकम फुल्ली टैक्सेबल. फिर और एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि सर कोलंबो का इनकम इंडिया में क्यों टैक्स करते हैं? तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर रिसीव्ड इन चेन्नई है करके. नहीं, ही इज, मतलब वो भी एक रीजन हो सकता है, बट शी इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट. ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया. ठीक है ना. इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड इन शिमला. शिमला अलग देश है ना. हाँ, तो बताओ. 60-40. रूल नंबर 8. एंड ये क्वेश्चन लेने के पीछे का जो मेन रीजन है, दैट इज द लास्ट पार्ट. इनकम फ्रॉम सैपलिंग एंड सीडलिंग ग्रोन इन नर्सरी एट कोचिन. कोचिन इज देयर इन केरला. Basic operations were not carried out by her on land. तो you know this nursery, आप लोगों ने विजिट भी किया है बहुत बार. They do not do the operation. वो प्लांटेशन लैंड पे नहीं करते, वो सॉइल अलग से लेते हैं प्लास्टिक के बैग में, देन दे सीड इन दैट. ठीक है ना. तो इसको एग्रीकल्चर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? What they do is agriculture or not. What farmer does, he directly put seeds on land and वो फिर उससे जो भी है प्रोडक्शन लेना, जो भी उसका काम है. बट सैपलिंग एंड सीडलिंग को ग्रो करना, वेदर इट इज एन एग्रीकल्चर एक्टिविटी और बिजनेस एक्टिविटी, दैट मीन्स वेदर इट शुड बी एग्जेम्प्ट और इट शुड बी टैक्सेबल. समझ में आ रहा है? क्या नर्सरी वाले को हम फार्मर बोल सकते हैं? दैट इज द क्वेश्चन. आप सोचो, वेदर नर्सरी गाय इज अ फार्मर और इज जस्ट अ रैंडम शॉपकीपर दैट यू हैव, और बिजनेस इनकम बोल के इसको टैक्स करेंगे. तो देयर आर टू अंडरस्टैंडिंग है. समझ में आ रहा है? वेदर नर्सरी इज एग्रीकल्चर इनकम और नॉट. And technically we are asking whether nursery's income should be fully exempted or not. अगर आपने एग्रीकल्चर बोल दिया तो फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा, एंड अगर आपने बोला नहीं बिजनेस है तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा.
वी डोंट हैव एनी प्रपोर्शनेट रूल फॉर नर्सरी बिजनेस. टेल मी. आपको एक चूज करना है, आपको बिजनेस चूज करना है, राइट? तो एक्चुअली ये बिजनेस ही है, एक्चुअली इट शुड बी टैक्सेबल, ओके? बट लॉ है ना. यू टेल मी, फार्मर को सीड लगाना चाहिए कि डायरेक्टली प्लांट लगाना चाहिए? अगर सीड की बात करते हो तो मेरे ग्रैंडफादर के साथ मैंने काम किया है. ग्रैंडफादर मतलब नाना, माय मदर्स फादर, ओके? So we used to call him Baba. तो when Baba used to take us to the farm and जो अभी जून का जो मंथ होता है, ठीक है ना, तो मानसून स्टार्ट होने वाला रहता है. तो मानसून स्टार्ट होने के पहले 10-15 दिन पहले we used to do the digging, ठीक है ना. आप डिग करोगे एंड हमारे यहाँ पे कैशू प्लांट हम लगाते थे. तो एक खड्डे में हम 3 सीड लगाते थे. तो मैं बाबा को पूछता था यहाँ पे 3 पेड़ आए, तो बाबा बोलते ऐसा कभी नहीं होता, 3 पेड़ एक जगह पे नहीं आएंगे. इसमें क्या 3 में का एक ही कोई सीड है जो स्प्राउट होगा, शायद हुआ तो, नहीं तो कभी कभी तो ऐसे होगा तीनों डेड हो जाएंगे. वी डोंट नो तीनों में कैपेसिटी है कि नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ना. एक खड्डे में एक लगाओगे तो देखो, सीड डालने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, खड्डा खोदने में ज़्यादा मेहनत लगती है, डिगिंग करने में ज़्यादा एफर्ट लगता है. तो आवर एफर्ट शुड नॉट गो वेस्ट. दैट्स ए रीजन वी आर पुटिंग 3 सीड्स एट अ टाइम. और इन 3 में का जो भी पहला स्प्राउट होगा, ठीक है ना, मदर अर्थ क्या करेगा, बाकी दोनों का फर्टाइल बना देगा. समझ में आ रहा है क्या? एक जो स्प्राउट होगा वही आगे ग्रो होगा और बाकी दो, मतलब इसके क्या अपना बोलते हैं, उसकी खाद बन जाएगी, मतलब उसको क्रश कर देगा वो, ठीक है ना. तो दिस इज हाउ इट इज, द होल सिस्टम इज. तो हम जब सीड लगाते थे तो 6-6 महीने लगते थे हमें ये पता करने के लिए कि एक्चुअली वो स्प्राउट हुआ है कि नहीं हुआ है. यू कैन नॉट ओपन एंड सी ना एवरी टाइम क्या आया है कि नहीं आया, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो 3-4 महीने लग जाते थे उसको एक्चुअली बाहर आने के लिए. एंड देन इट विल बी वेरी स्मॉल, वन लीव्स, ओके, 1-2 ऐसा छोटा छोटा बाहर आएगा वो. और कोई हम लोग रोज उसको जाके देखेंगे, अरे कितना क्यूट है, कितना क्यूट है, ठीक है ना. और कोई एनिमल आएगा उसके ऊपर पैर देके चला जाएगा. तो हमारी 4-5 महीने की मेहनत मतलब पेशेंस वेस्टेड. तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? डायरेक्टली आप क्या करो, 2 साल का टाइम आप बचा सकते हो. 1 साल का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है ना, 1 साल का इनकम आपका पोस्टपोन्ड होता है. तो आप 2-2, 3-3 साल जो प्लांट नर्सरी में ग्रो होते हैं, ठीक है ना, इतने हाइट के, या थोड़े ज़्यादा भी आजकल लगाते हैं लोग, इतने हाइट के 5-5 फीट वाले भी प्लांट डायरेक्टली लेके क्या कर रहे हैं लोग, लगा रहे. तो उनको 3 साल में ही प्रोडक्शन मिलना चालू हो जाएगा. मतलब जो 6 साल के बाद आपको प्रोडक्शन मिलने वाला था, दैट यू आर टेकिंग फ्रॉम 3rd ईयर इटसेल्फ, 4th ईयर इटसेल्फ. तो आपके लिए अच्छा है कि नहीं? ओके, यू हैव टू पे लिटिल मोर फॉर प्लांट्स एज कंपेयर टू सीड. सीड विल बी अवेलेबल एट वेरी लो प्राइस, बट दैट्स ओके. उतना क्या है, मतलब सीड अगर 5 रुपए का होगा तो प्लांट शायद 50 रुपए का होगा, 100 रुपए का होगा, 150 रुपए का होगा. इट्स नॉट ह्यूज इन्वेस्टमेंट. एंड वाई नर्सरी गाय कैन डू दिस? बिकॉज नर्सरी गाय डजंट प्लांट एक प्लांट ना, ऐसा 5-5 फीट के डिस्टेंस पे ही, वो 5 फीट के डिस्टेंस पे 100 प्लांट लगा देता है. बिकॉज ही इज पुटिंग इन दैट स्मॉल प्लास्टिक्स. समझ में आ रहा है? और क्योंकि वो सॉइल पे नहीं लगा रहा है, डायरेक्ट प्लानेट अर्थ पे नहीं लगा रहा है, तो वो बहुत ही पोलाइट सॉइल में लगाता है. छोटा सा सॉइल जो रहता है ना, वो हमेशा नर्चरी करता है, वो उसमें कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट मिक्स करता है, ठीक है ना, खाद मिक्स करता है, और उसके कुछ केमिकल्स वगैरह होते हैं वो कुछ डालता रहेगा, उसको ध्यान देता होगा. थोड़ा भी अगर उसमें कुछ अगर बीमारी आती है तो इमीडिएटली टेक केयर करता है. तो दे ऑलवेज दे आर एक्सपर्ट इन दैट. दे आर एक्सपर्ट इन कन्वर्टिंग सीड इनटू प्लांट एंड फार्मर इज एक्सपर्ट इन कन्वर्टिंग प्लांट इनटू ट्री. एंड इससे टाइम किसका, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम किसका बचता है? फार्मर का बचता है. और इनकम कौन कमाएगा इसमें से ज्यादा? फार्मर. तो बिकॉज नर्सरी में हम लोग जो जाते हैं ना, आप लोग और मैं लोग, हम जाते हैं नर्सरी में. आपने बिजनेस इसलिए बोला क्योंकि हम फार्मर नहीं और हम नर्सरी से वो प्लांट्स लाते हैं और हम हमारे शौक के लिए लाते हैं, हम एग्रीकल्चर के लिए नहीं लाते. हमने ऐसे ला के रखे हुए, ठीक है ना, हमने रोज ला के रखा है, हमने अलग अलग फ्लावर्स ला के रखे, तुलसी ला के रखी है, शौक है करके ला के रखा है. लेकिन एक्चुअली नर्सरी जो रहती है वो आप लोगों के शौक पूरे करने के लिए नहीं होती. नर्सरी का जो प्राइमरी इंटेंशन होता है वो फार्मर्स को सपोर्ट करती है साहब, और फार्मर का टाइम एंड एफर्ट बचाती है. फार्मर्स के लाइफ की प्रोबेबिलिटी का जो गेम होता है ना, वेदर इट विल ग्रो, वेदर इट विल नॉट ग्रो,
वो टाइम और वो प्रोबेबिलिटी एलिमिनेट कर देती है, तो फार्मर इज एट पीस। तो गवर्नमेंट को लगा कि नर्सरी बिजनेस को हमें एनकरेज करना है ना। हाउ गवर्नमेंट विल एनकरेज? गवर्नमेंट ने डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम में इसको डीम्ड टू बी एग्रीकल्चर इनकम बना दिया है। देयर इज अ एक्सप्लेनेशन टू 21A, सेक्शन 21A में डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम लिखा है। एंड डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम में नर्सरी को क्या करके रखा हुआ है? डीम्ड टू बी एग्रीकल्चर इनकम। अब मैंने एग्रीकल्चर बोल दिया तो ये क्या हो जाएगा? फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यू कैन सी हियर ऐसा टेबल बनेगा आपका। सेंट्रीफ्यूज लेटेक्स फ्रॉम रबर प्लांट ग्रोन इन इंडिया 3 लाख कमाया था आपने। 35 टैक्सेबल ना, 35 टैक्सेबल, जो टैक्सेबल है उन्होंने उसका ही परसेंटेज लिखे, तो बाकी का एग्जम्प्ट। तो एग्रीकल्चर इनकम, कॉफी का पूरा 20 ग्रोन एंड क्योर्ड 25 टैक्सेबल। कोलंबो का क्या था? 100%। क्यों? ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड, ग्राउंडेड पे क्यों नहीं जाने का? देखने का कौन सा देश है। और मैंने बोला था आपको जब नोट्स बनाएगा तो फुल्ली टैक्सेबल को बॉक्स बनाना। ठीक है। एंड सेल ऑफ टी ग्रोन इन एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया 40% टैक्सेबल। एंड सैपलिंग एंड सीडलिंग को नोट लिखा है उन्होंने, और नोट में क्या लिखा है देखो, एक्सप्लेनेशन 3 टू सेक्शन 21A। 21A is the definition section, section 2 is the definition section. Provide that the income derived from sapling and seedling grown in nursery would be deemed to be agriculture income whether or not basic operations were carried out on land. Therefore such income would be exempted under section 10(1). Will you remember this? ठीक है ना। तो गलत आंसर देने के बाद आप परमानेंटली याद रखते हो। दैट्स द रीजन ऑलवेज ट्राई टू गिव आंसर। इट्स ओके इफ यू गिव रॉन्ग आंसर्स। ठीक है, क्योंकि आपके अजम्पशन के अगेन जाके जब आप कुछ सीखते हो, यू लर्न एंड यू रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर है? तो दैट इज द वन थिंग दैट आई हैव टू कवर्ड हियर। नाउ दिस चैप्टर इज ओवर। नाउ वी विल गो इनटू दिस। मेनी ऑफ अस आर ओरिजिनली बिलोंगिंग टू फार्मर्स फैमिली। मेनी ऑफ अस मतलब या तो आपके फादर, और फादर नहीं तो या तो आपके ग्रैंडफादर, एंड आई एम 100% श्योर ग्रेट ग्रैंडफादर। ठीक है ना। इन तीनों में से कोई तो एक फार्मर था ही था। तो लोगों ने मुंबई में या बेंगलोर में, चेन्नई में माइग्रेशन क्यों चालू किया? व्हाई योर पेरेंट माइग्रेटेड टू बेटर टाउन्स एंड लेफ्ट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज? दे आर नो मोर कंडक्टिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटी। वन रीजन, why do we migrate? Loss in agriculture, that is one thing. Another thing, नहीं, हम माइग्रेट क्यों हो रहे हैं? सिटीज में माइग्रेट क्यों हो रहे हैं? एग्रीकल्चर में एफर्ट ज़्यादा है, रिटर्न्स कम है, लॉसेस होते हैं, नेचुरल कैलामिटीज आती है, कंसिस्टेंसी नहीं है। एंड सिटीज में क्या है? बेटर अपॉर्चुनिटीज है, बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, जॉब मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको खुद को बिजनेस करने की जरूरत ही नहीं है। यू डोंट हैव टू टेक ऑल द रिस्क, somebody else has taken the risk, somebody else has created a company, आपको जाके खाली वहाँ पे ज्वाइन होना है। यू हैव टू हैंडल अ वेरी मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी जॉब को अटैच होती है, एंड देन यू कैन गेट परमानेंट इनकम, हर महीने पैसे आएगा। तो मनी सिक्योरिटी होती है। इन सारे रीजन की वजह से दे हैव लेफ्ट। Some of them have not left because they love to live. उनको ऐसा लगा कि यहाँ मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता वो देख के मतलब नहीं है। घर गांव छोड़ के जाना किसी को अच्छा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है। बट अगेंस्ट देयर विलिंगनेस दे हैव टेकन दैट सैक्रिफाइस एंड गॉन सो दैट दे कैन टेक केयर ऑफ फैमिली। एंड देन दे गो देयर, फिर मुंबई में चले गए, पुणे में चले गए, दिल्ली में चले गए, मेट्रो सिटीज में चले गए। दे स्टार्टेड लविंग लाइफ देयर। अरे इधर सब तो है, रोड है, लाइट है, पानी है, हॉस्पिटल्स है, अच्छे स्कूल्स है, अच्छा इनकम है। एंड नाउ यू पीपल फील दैट यू बिलोंग टू सिटी, यू आर अ सिटी किड। एंड आपके माइंड में कि अपना लाइफ अभी पूरा किधर जाएगा? सिटी में ही जाएगा। बट योर फादर स्टिल हैविंग एग्रीकल्चर लैंड, उनके नाम पे है या एंसेस्ट्रल है, अपने गांव, अपना सबका गांव होता ही है। अब कुछ लोगों के यहाँ पे लैंड अवेलेबल है और कुछ लोगों की किसी एक जनरेशन ने पूरी बेच के खा गए। लेकिन मान लेते कि आपके फादर ने वो नहीं किया है, आपकी एक एग्रीकल्चर लैंड है। वो एग्रीकल्चर लैंड का आपके फादर क्या करेंगे?
आपके फादर तो सिटी में रहते हैं, वो तो कल्टीवेट करने आएंगे नहीं, वो तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी करने आएंगे नहीं, तो व्हाट विल ही डू? क्या करेंगे? ऐसे ही पड़ा रहेंगे, बैरन लैंड करेंगे, रेंट पे दे देंगे। वो ज्यादा लॉजिकल क्यों है? आपको पता है एग्रीकल्चर लैंड का रेंट बहुत कम होता है। जब मैं भारतम की बात करता हूं कि हम 100 एकड़ की जमीन मिनिमम कल्टीवेट करेंगे और हमारे पास 1 एकड़ भी नहीं है, तो मुझे ये पता है कि मुझे ऐसी कोई तो एक जमीन मिलेगी जो किसी ऐसे फार्मर की होगी जिसका मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना। 1 की मिलेगी, 2 की मिलेंगी, 5 की लेना पड़ेगी, लेकिन ऐसे हमें लोग मिलते जाएंगे जिनको खुद अभी एग्रीकल्चर नहीं करना है। दे गिव एग्रीकल्चर लैंड अलॉन्ग विथ रेंट। मतलब मैं बात करता हूं थोड़ा उल्टा, हमारे गांव में ऐसे चलता है कि जो फार्मर आपको एग्रीकल्चर लैंड भाड़े पे देता है, रेंट भी वो खुद ही भरता है, मतलब वो पैसे भी देता है आपको कल्टीवेट करने के लिए। तो सर वो जो मालिक है जमीन का, वो लैंड भी दे रहा है और रेंट भी दे रहा है, हमें दे रहा है, तो उसका क्या बेनिफिट है? उसको कोई बेनिफिट नहीं चाहिए। वो खाली 2 चीजें चाहता है। एक तो बैरन लैंड जो होती है ना, जिस लैंड के ऊपर कोई ओनरशिप नहीं होती ना, कोई भी आके उधर कुछ भी चालू कर देता है, ठीक है ना। और कुछ साल करने के बाद दावा कर देते हैं कि हमारा ही है, बिकॉज नो बडी देयर टू लुक आफ्टर ना। कोई है नहीं फेंसिंग डालने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए कि भाई उनका है, ठीक है ना। आप राउंड नहीं मारते, 10 साल के बाद आओगे वहां पे पता चला किसी ने घर बना दिया है, रास्ते बन गए, कुछ है ही नहीं आपका अभी वहां पे, अब करते लड़ते रहो अब। तो ऐसा बहुत सारी जगह पे हुआ है, लैंड को स्टील किया जाता है। सेकेंडली, आप 5 साल तक अगर आप अपनी लैंड को कल्टीवेट नहीं करोगे, अगर उसके ऊपर जो फार्मर जो एफर्ट डालता है अगर वो नहीं डालोगे, मैक्सिमम 5 ईयर्स तक उसके अंदर जो माइक्रो लाइफ होती है उसकी, ठीक है ना, उसके अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं जो एक्चुअली लैंड को फर्टाइल रखते हैं, दे विल डाई एंड देन इट बिकम्स इनफर्टाइल सॉइल। और फिर उसको कन्वर्ट करना फर्टाइल सॉइल में इज लाइक वेरी डिफिकल्ट। तो आप हमेशा चाहते हो कि लैंड को कोई ना कोई जिंदा रखे, ठीक है ना, somebody हैज टू कीप इट अलाइव, और उसको जिंदा रखना ही अपने आप में बहुत ज्यादा एफर्ट होता है। अब कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं यार फ्री में नहीं देना चाहता मैंने भी इतने पेड़ लगाए, ये किया है, वो किया है, मेहनत की है, पानी का लाइन डाला है, तो वो लोग बोलते ठीक है 10,000 रुपये एकड़ का दे दो पर एनम। आप समझो 1 एकड़ जमीन 10,000 रुपये के रेंट में मिलेगी आपको। अपने को 100 एकड़ चाहिए, हम आराम से ले सकते हैं ना, ठीक है ना। 10,000 इज नॉट अ वेरी बिग नंबर फॉर अस। तो इस रेंज में आपको लैंड मिलती है। तो अभी आपके फादर की वो लैंड है और वो महीने के 1 लाख 2 लाख 5 लाख कमा रहे हैं, ठीक है ना, मंथली एनुअलाइज करोगे 20 25 30 लाख कमा रहे हो एज अ रेंट। अच्छी खासी लैंड है आपके फादर की, ओके, 20 लाख रुपया एनुअली कमाते हैं एज अ रेंट। अभी बताइए आपके फादर का एग्रीकल्चर इनकम हो रहा है क्या? और रेंट फ्रॉम लैंड इज इट एग्रीकल्चर इनकम? या एग्रीकल्चर इनकम जब आप नॉर्मली सोचते हो तो क्या सोचना चाहिए आपको? जो फार्मर करता होगा वो एग्रीकल्चर इनकम। और फार्मर मतलब क्या करता है? एग्रीकल्चर ऑपरेशन करता है ना। व्हाट इज एग्रीकल्चर ऑपरेशन? आप में से तो कुछ लोगों ने काम भी किया हमारे मामा के यहाँ पे। तो एग्रीकल्चर ऑपरेशन मतलब एग्रीकल्चर ऑपरेशन, हाँ, खेत है, ट्रैक्टर चला रहे हो, बैल चला रहे हो, ठीक है ना, पानी लगा रहे हो फार्म को, फिर उसको साफ रख रहे हो, फिर हार्वेस्टिंग होगी, तो उस ऑपरेशंस को क्या बोलते हैं हम? वो एग्रीकल्चर इनकम कमा के अगर आप कमाओगे तो फिर आपको मैं क्या बोलूंगा? एग्रीकल्चर इनकम। वहां अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो मार्केट वाले भी बेचते हैं। सब्जी वाली आंटी क्या करती है? अरे आप मार्केट में जाते हो तो सब्जी वाली आंटी क्या बेच रही है? सब्जी बेच रही है। फ्रूट वाले अंकल क्या बेच रहे हैं? फ्रूट बेच रहे हैं। उनका एग्रीकल्चर इनकम है क्या? नहीं, वो प्रोडक्ट जो बेच रहे हैं वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, लेकिन वो जो कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर है क्या? नहीं, एग्रीकल्चर नहीं है वो, तो उनका इनकम ये बिजनेस इनकम है, वो टैक्सेबल है, क्योंकि उन्होंने वो कल्टीवेट नहीं किया, उन्होंने एग्रीकल्चर ऑपरेशंस कैरिड आउट नहीं किए। तो मैं आपके पेरेंट का पूछ रहा हूं, आपके फादर का पूछ रहा हूं, आपका इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप फील करो 20 लाख रुपया वो कमा रहे हैं एज अ रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, तो उसको टैक्स करेंगे या एग्जेम्प्ट रखना चाहते हो आप क्या चाहते हो? आप पहले बोलो ना, आपके जो मन में आता है वो बोलो। आपको जेन्युइनली आप टैक्स करना चाहते हो क्योंकि ही इज नो मोर डूइंग, उसके लिए तो पैसिव इनकम है ये। अब उस फार्मर का सोचो, उस फार्मर की फैमिली जो गांव में है, जिसके पास खुद का अपना जमीन नहीं है या है तो बहुत छोटा है, और उसको सरवाइव करने के लिए किसी और की जमीन लेके ही कल्टीवेट करनी पड़ेगी, तो उस फार्मर का एग्रीकल्चर इनकम डिपेंड है आपके फादर के ऊपर कि आपके फादर उसको एग्रीकल्चर लैंड रेंट पे देंगे या नहीं देंगे। उसके ऊपर उसकी फैमिली की डिपेंडेंट है। अगर आपके फादर अगर उसको एग्रीकल्चर लैंड नहीं देंगे तो उसके भी बच्चे गांव छोड़ के मुंबई में चले जाएंगे।
रेलवे में और गर्दी होगी, रास्ते पे और ट्रैफिक होगा, जॉब की और मारामारी होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट देश की फूड सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी। अरे सब अगर सिटी में चले गए तो फूड कौन कल्टीवेट करेगा? और फूड कल्टीवेट करना इतना आसान नहीं, आप ही तो बता रहे हो, बहुत एफर्ट लगते हैं, ये है वो है, 365 डेज काम करना पड़ता है, दिन को रात, रात को दिन बनाना पड़ता है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स बिजनेस। और एमबीए स्कूल में नहीं सिखाया जा सकता हाउ टू डू एग्रीकल्चर, वो आपको फार्म में खड़े रह के ही सीखना पड़ता है। देयर आर सर्टन टेक्नोलॉजीज विच आर नॉट रिटन, देयर आर सर्टन रूल्स विच आर नॉट रिटन, देयर आर सर्टन इक्वेशन विच फार्मर्स नोज बाय इमोशंस। और अगर आपके फादर ने अगर वो जमीन उनको नहीं दी तो उसके जो सपने होते हैं वो सारे कोलैप्स हो जाएंगे। और उसको नहीं आना है मुंबई में, लेकिन मजबूरी में उसको आना पड़ेगा। अब आपके फादर अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे वो बताइए। गवर्नमेंट इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो गवर्नमेंट बोलता है रेंटल इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट the land was utilized for agriculture operation. use of land is more important. लैंड का लीगल नेचर क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लैंड को यूज क्यों किया जा रहा है, किस रीजन के लिए यूज किया जा रहा है, एग्रीकल्चर। अभी दूसरा एग्जांपल लेता हूं, सेम लैंड है, आपके फादर ने एक मूवी शूट होनी है फार्मर्स के ऊपर और उसमें एग्रीकल्चर चाहिए उनके, आपका फार्म हाउस वगैरह भी है, तो उन्होंने पूरी शूटिंग टीम को लाके वहाँ पे रखा है। 3 महीने का वो आपको रेंट देंगे, फार्म की पूरी वाट लगा देंगे, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता आपको, 1 साल फार्म की वाट भी लग गई तो, क्योंकि पैसा मूवी मेकर वाले बहुत ज़्यादा देते हैं। 1 करोड़ आपके फादर कमा लेंगे इस साल। अब टैक्सेबल, आप ये नहीं बोल सकते ना कि अभी मैंने एग्रीकल्चर लैंड ही तो भाड़े पे दी है। सी एग्रीकल्चर लैंड, दिस इज फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, तो एग्रीकल्चर लैंड गिवन फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, उसमें से जो रेंट कमाया जाता है वो एग्जम्प्ट है। ये क्लियर है? तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एक तो एक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड देन ये दिख रहा है आपको, एग्रीकल्चर इनकम में बी डिराइव फ्रॉम फार्म बिल्डिंग। फार्म बिल्डिंग भी समझ में आ रहा है आपको? फार्म हाउस, फार्म हाउस मतलब जो जिसपे स्विमिंग पूल होता है, पूल पार्टी होती है, वो फार्म हाउस नहीं, ओरिजिनल फार्म हाउस। हाँ, ओरिजिनल फार्म हाउस देखा है आप लोगों ने, जिसमें लाइट भी नहीं होती, कहीं पे एक कोने में चूल्हा लगाया होता है, बेसिक इक्विपमेंट रखे होते हैं, वो फार्म हाउस, ठीक है ना। तो फार्म हाउस का भी इनकम एग्जम्प्ट हो जाता है। और कभी कभी फार्मर क्या करता है कभी कभी कि जो प्रोडक्ट होते हैं उसके ऊपर प्राइमरी प्रोसेस करता है। जैसे मैंगो तो आप डायरेक्टली नहीं सेल कर सकते प्लांट से निकाल के, आपको पता होगा, तो वो बॉक्सेस बनाने पड़ते हैं, वुडन बॉक्सेस, फिर उसमें ग्रास लगना पड़ता है और उसमें प्रॉपर्ली अरेंज करके रखना, क्योंकि आपको रॉ मैंगो निकालने पड़ते हैं, फिर उसको 1 महीना 2 महीना रखने के बाद वो देन ओनली दे गेट राइप, ठीक है ना। तो राइपन मैंगोज को मार्केट में लाने के लिए कुछ एक प्राइमरी ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। तो विच इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, मतलब फार्मर इतना ऑपरेशन नहीं कर रहा है मैंगो के ऊपर कि मैंगो का मैंगो पल्प बन जाए या मैंगो की कैंडी बन जाए, मैंगो जूस बन जाए, इतना ऑपरेशन नहीं करना है। लेकिन रॉ मैंगो का, राइपन मैंगो बनाने के लिए जो पैकेजिंग पाउडर वगैरह कुछ लगाते हैं वो लोग ना, वो लग के लगाना जो प्राइमरी ऑपरेशन है, उसको भी उन्होंने क्या करके बोला है, एग्रीकल्चर। तो धान में से राइस निकालना प्राइमरी ऑपरेशन है कि सेकेंडरी ऑपरेशन है? सेकेंडरी है, वो फैक्ट्री में होता है, फार्म पे नहीं होता वो। आप धान में से, पैडी में से राइस नहीं निकाल सकते फार्म पे, ठीक है ना, वो सेकेंडरी है। तो लेकिन उसका वेयर हाउसिंग वगैरह करके रखना, प्रॉपर पैकेट सैक्स में भर के रखना, वो प्राइमरी ऑपरेशन है, उसको हमने एग्जाम करके रखा हुआ है। तो प्राइमरी ऑपरेशन कंडक्टेड बाय फार्मर एग्जाम, डायरेक्टली हार्डकोर एग्रीकल्चर एग्जाम, प्राइमरी ऑपरेशंस एग्जाम, लैंड का रेंट एग्जाम, ठीक है ना, फार्म हाउस का रेंट एग्जाम, और नर्सरी डीम टू बी एग्रीकल्चर इनकम, ऐसा इसका डेफिनेशन है। फिर मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें इंक्लूड की है, व्हाट इज एग्रीकल्चर एंड व्हाट इज नॉट एग्रीकल्चर, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर इनकम में क्या क्या आता है आपके एक्सप्लेनेशन के लिए, सारे पास्ट एग्जाम का समरी है, बहुत अलग अलग एग्जाम का समरी मैंने बनाया हुआ है, अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, आपको पता है ना, करेक्टनेस करके आता है, जज द करेक्टनेस और वेरीफाई और आइडेंटिफाई द करेक्टनेस ऑफ द सेंटेंस, इवैल्यूएट द सेंटेंस, ऐसे कुछ आपको क्वेश्चन आएगा, तो उसमें आया हुआ है। तो एग्रीकल्चर इनकम है कि नहीं देख बताना है आपको। पहला, इनकम डिराइव फ्रॉम सेल ऑफ सीड। अभी फार्मर फ्रूट नहीं बेच रहा है, फार्मर क्या बेच रहा है, सीड। एग्रीकल्चर है कि नहीं, सोचो। यस, एग्रीकल्चर ही है। क्यों? क्योंकि सीड नहीं बेचेगा तो अगला एग्रीकल्चर नहीं होगा, और सीड निकालने के लिए कभी तो एग्रीकल्चर किया होगा, तभी तो सीड आया होगा।
ठीक है ना। तो कोई कोई फार्मर सीड बेचते हैं, दैट इज ऑल्सो एग्रीकल्चर। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स एंड क्रीपर्स, ये भी एग्रीकल्चर ही है। आप बोलोगे अरे फ्लावर थोड़ी ना क्या खाते हैं, हर खाने की चीज़ उगानी नहीं होती, उनको एग्रीकल्चर ही है, ठीक है ना। सर वो डेकोरेटल फ्लावर्स बनाए तो जो बुके वगैरह में यूज होते हैं, इधर बोला है कि ऐसा कौन सा फ्लावर नहीं, ऑल टाइप्स ऑफ फ्लावर्स कल्टीवेट ही किया जाता है, ग्रो ही किया जाता है, ठीक है। तो वो भी है। रेंट रिसीव फ्रॉम लैंड यूज फॉर ग्रेजिंग ऑफ कैटल रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। आपको आगे जाके मैं बताऊंगा जो डेयरी फार्म रन करते हैं, डेयरी मतलब आपने अगर गोटा चालू किया और 50 अगर काउ बफेलोज रखे आपने, ठीक है ना, तो आपका इनकम एग्जम नहीं है। मिल्क डेयरी का जो बिजनेस है, मिल्क एक्सट्रैक्ट करके देना, मैं नॉर्मली दुकान की डेयरी की बात नहीं कर रहा, वो तो नॉर्मल जनरल स्टोर है, वो तो टैक्सेबल ही है। मैं बता रहा हूँ फार्मर जो मिल्क एक्सट्रैक्ट करके सेल करता है मेन डेयरी को, ठीक है ना, प्राइमरी डेयरी को, वो एग्जेम्प्ट नहीं है, वो एग्रीकल्चर नहीं है, वो टैक्सेबल है, ये याद रखोगे, टैक्सेबल है, ठीक है ना। लेकिन वो बता रहे कि एग्रीकल्चर ऑपरेशन करने के लिए बहुत सारे हम यूज करते हैं एनिमल, जैसे बैल यूज करते हो आप। अब उनको चरने के लिए, ग्रेजिंग करने के लिए, मतलब चरने के लिए आपने एक लैंड रेंट पे ली है, मतलब आपके पास खुद की लैंड नहीं है जहां पे आप घास उगा सकते हो, तो अपने गांव में से किसी 1-2 एकड़ जमीन लेके रखा है, भाई मैं अपने एनिमल को यहाँ पे छोड़ दूंगा, इसका जो भी एनुअल रेंट होता है ले लेना। तो वो जो पर्सन रेंट कमा रहा है, ठीक है ना, किस चीज का रेंट कमा रहा है, इधर एग्रीकल्चर हो नहीं रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, ग्रेजिंग ऑफ काउ एंड बफेलो हो रहा है, समझ में आ रहा है। और वो एनिमल्स कहाँ पे यूज होने वाले हैं, एग्रीकल्चर में, समझ में आ रहा है। तो वो रेंट भी एग्जाम कर दिया उन्होंने, कनेक्टेड है करके। फिर बाम्बू, मैंने बताया था तो 1-2 दिन पहले, कल ही शायद बात की थी, बाम्बू, ग्रोइंग ऑफ बाम्बू इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बाम्बू यूजुअली आपको नेचुरल प्रोटेक्टर करके भी यूज होता है। यूजुअली आपने हमारे गांव में देखा होगा, तो बाम्बू जो होता है वो हम बॉर्डर पे लगाते हैं, तो अलग से आपको फेंसिंग के ऊपर खर्चा नहीं करना होता। बाम्बू ऑटोमेटिकली एक नेचुरल बाउंड्री क्रिएट करता है, और आप 2-2, 3-3 साल में बाम्बू कट करके सेल कर सकते हो, बहुत अच्छा इनकम आता है, बोनस होता है वो फार्मर का, ठीक है। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग ऑफ ट्रेड और कमर्शियल प्रोडक्ट लाइक जूट, कॉटन, इसको भी एग्रीकल्चर बोला गया है। नेक्स्ट, प्लांट सोल्ड इन पॉट्स, वो तो मैंने बताया ना, प्लांट सोल्ड इन पॉट्स जो नर्सरी वाले करते हैं वो भी एग्रीकल्चर है। एनी इनकम डिराइव फ्रॉम सैपलिंग एंड सेडलिंग, वो भी इनकम है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय अ पार्टनर फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म विच इज एंगेज इन टू एग्रीकल्चर ऑपरेशन इज ऑल्सो एग्रीकल्चर इनकम। मैंने क्या बोला, समझा? हम अकेले नहीं कर रहे अभी, फार्मिंग अकेले नहीं कर रहे, किस में कर रहे हैं, पार्टनरशिप में कर रहे हैं। लेकिन थोड़े टाइम के बाद कंपनी आएगी, सैलरी अर्नड बाय अ डायरेक्टर, समझ में आ रहा है, फ्रॉम अ कंपनी विच इज एंगेज इन टू एग्रीकल्चर ऑपरेशन इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम। समझ में आ रहा है? आप फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के एम्प्लॉय और आप सैलरी कमा रहे हो, आप ये नहीं बोल सकते कि आपका एग्रीकल्चर इनकम है। डायरेक्टर्स को ये बेनिफिट नहीं है, ये बेनिफिट खाली किसको है, पार्टनरशिप फॉर्म क्यों, तो पार्टनर के लिए क्यों दिया है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स एग्रीकल्चर ऑपरेशन करने के लिए आप अकेले नहीं कर सकते, तो आप दोनों जन मिलकर करते हो, और फिर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप खाली रेंट सैलरी लेते हो। वैसे तो आपको पता ही है पार्टनर की सैलरी एक्चुअली सैलरी होती नहीं है, वो तो बिजनेस इनकम ही होता है, और मेन बिजनेस ही क्या है, इसलिए उसको एग्जाम करके रखा हुआ है, ठीक है ना, एक्सटेंडेड बेनिफिट दिया हुआ है पार्टनर्स को। नेक्स्ट, कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। अभी आपका जैसे मुझे आप बता रहे थे कि कभी कभी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का लॉस हो जाता है, तो आप फार्मर को क्या करके रखना चाहिए, इंश्योरेंस लेके रखना चाहिए। फार्मर इंश्योरेंस लेता नहीं, गलती किसकी, फार्मर की। अब फार्मर को इंश्योरेंस नहीं पता, तो वो गलती किसकी, फार्मर की। पढ़ना चाहिए ना इंश्योरेंस क्या होता है। अब बोलोगे इंश्योरेंस महंगा जाता है, अकेले लोगे तो महंगा जाता है, पूरा गाँव लेगा तो महंगा नहीं जाएगा, अगर आप एक एसोसिएशन फॉर्म करके लेते हो तो नहीं जाएगा, आप निगोशिएट कर सकते हो। तो ये सब करने के लिए नॉलेज लगता है। लेकिन चलो ठीक है, आपने इंश्योरेंस किया था, आप लकी थे, आपको किसी ने कंसल्टेंसी दी थी कि एग्रो इंश्योरेंस कैसे होता है। किसान गवर्नमेंट का भी है, किसान बीमा योजना वगैरह करके बहुत सारी योजना उन्होंने निकाले। आप जीएसटी जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, जीएसटी में बहुत सारी ऐसी योजनाओं का नाम लिखा गया है, फसल बीमा योजना वगैरह ऐसा होता है। तो अगर आपके प्लांट्स डैमेज हो गए ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी, हेवी रेन वगैरह की वजह से, तो गवर्नमेंट कॉम्पेंसेशन दे रहा है आपको। अभी गवर्नमेंट या इंश्योरेंस कंपनी क्या दे रहा है, वो कॉम्पेंसेशन को भी क्या मानेंगे हम, एग्रीकल्चर इनकम। क्योंकि क्या लॉस किया आपने, एग्रीकल्चर क्रॉप लॉस किए, उसका कॉम्पेंसेशन मिल रहा है, तो लॉजिकल है कि उसको हमने टैक्सेबल रखा है। फार्मर की डेथ हो गई और फार्मर की फैमिली को कॉम्पेंसेशन मिल गया, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है।
मैं क्रॉप की बात कर रहा है, ठीक है। इनकम अराइजिंग बाय सेल ऑफ ट्रीज ग्रोन ऑन denuded parts of the forest after replanting and carrying on subsequent operation। तो एग्रो ये बताता हूँ ये है क्या। इसकी पहले आपको इसका अपोजिट सुनना पड़ेगा। एक इनकम है जो नॉट एग्रीकल्चर इनकम है, नीचे आपको मिलेगा, यहां पे कहीं तो मिलेगा, ये दिख रहा है लास्ट वाला। कभी कभी आपको पता है जंगली पेड़ आ जाते हैं, आपने लगाए नहीं, खुद ही उग गए वो लोग, ठीक है ना। और पेड़ है तो है, जंगली तो जंगली, अपने को क्या जाता है, बेचेंगे तो पैसा तो मिलेगा। तो वो एग्रीकल्चर इनकम है क्या? तो किसी ने पूछा इनकम टैक्स को, इनकम टैक्स ने बोल दिया क्लियरली नहीं। आपने मेहनत की थी क्या इनको लगाने के लिए? कोई ऑपरेशंस कैरिड आउट किए थे क्या लैंड के ऊपर? कुछ नहीं किए थे। तो जो सेल ऑफ ट्रीज एंड ग्रास होता है जो ग्रोन स्पॉन्टेनियसली है, स्पॉन्टेनियसली मतलब विदाउट एनी ह्यूमन एफर्ट, अगर वो वाली ट्रीज आपने सेल की है तो इट्स नॉट एग्रीकल्चर इनकम, इट्स टैक्सेबल इनकम, ठीक है। अब हमने क्या किया कि वो फॉरेस्ट क्लीन किया, वो जंगल जैसा जो बन गया था वो क्लीन किया, और अभी उसके ऊपर हमने प्लांट लगाए। फॉरेस्ट का ही एरिया है वो, ठीक है ना, क्योंकि हमने प्लांट किए थे और उसको हमने फिर क्या कर दिया, वो क्लीन किया था, एक्टिविटी की, हमने वृक्षारोपण का प्रोग्राम ले लिया, स्कूल के बच्चे कॉलेजेस के बच्चों को लेकर गए और हमने प्लांटिंग किया और बाद में उसको सेल किया जब उसका टाइम आ गया। जैसे बांबू लगाए तो बांबू कभी ना कभी तो सेल करने ही पड़ेंगे, तो सेल कर दिया, तो उसमें से हमें क्या हो गया, इनकम हो गया। अब क्या ये मेहनत की थी कि नहीं की थी हमने, फॉरेस्ट को क्लीन करना, उसमें लगाना की थी, तो अभी उसको हमने क्या बना दिया, एग्रीकल्चर। तो अगर आपने ह्यूमन एफर्ट लगाए होंगे तो एग्रीकल्चर इनकम है, अगर आपने ह्यूमन एफर्ट नहीं लगाए होंगे तो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। और क्या एग्रीकल्चर इनकम नहीं है सर? इनकम फ्रॉम ब्रीडिंग एंड रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, एनी लाइव स्टॉक। ब्रीडिंग एंड रेयरिंग मतलब क्या, ब्रीड करना और उनको बड़ा करना। लाइव स्टॉक मतलब कुछ भी, बताओ कौन से लाइव स्टॉक को हम बेचते हैं, कौन से प्राणी पैदा करके बड़े करके बेचते हो? शीप होता है, गोट होता है, और पोल्ट्री भी होता है, हाँ, और पिग होते हैं, अरे रैबिट्स होते हैं, हाँ, बफेलो काऊ भी होती है, ठीक है ना, हॉर्सेस भी होते हैं। तो ये सारे जो लाइव स्टॉक को ग्रो करना, बेचना, डॉग वगैरह भी होता है, डॉग कैट भी लोग बेचते हैं आजकल ब्रीडिंग करके। तो ये सबका एग्रीकल्चर इनकम से कोई लेना देना नहीं है, ये कमर्शियल इनकम है, ये टैक्सेबल होगा, ठीक है ना। तो पोल्ट्री वाला आपको कंफ्यूज हो जाते हो, आपके गांव, हमारे गांव के साइड बहुत सारी पोल्ट्री फार्म्स है, डेयरी फार्म्स है, तो इनको हम एग्रीकल्चर नहीं बोलेंगे, वो कमर्शियल है, टैक्सेबल है, ठीक है। उनको लगता है कि एग्रीकल्चर है, उनको पता नहीं कि वो टैक्सेबल है। पोल्ट्री फार्मिंग ले लिया, फिशरीज भी होता है, फिश को ग्रो करना एंड सेल करना। फिर आपने क्या किया, डेयरी फार्म किया, उसमें से बटर चीज बना के बेच रहे हो, कम, ये तो क्या है, टैक्सेबल है, कमर्शियल है, ठीक है ना। आप अकाउंटिंग भी करते हो, एक दो डेयरी के, आपको पता भी है। सैलरी रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय फ्रॉम एनी बिजनेस हैविंग एग्रीकल्चर इनकम, ये तो मैंने बता ही दिया था। पार्टनर को एग्जम्पशन है खाली, बाकी किसी को नहीं। डिविडेंड ऑफ एग्रीकल्चर कंपनी, कल भारत में बहुत बड़ी कंपनी बनेगी, शेयर होल्डर को डिविडेंड देगी, क्या वो बोलेंगे कि नहीं नहीं हमारी कंपनी एग्रीकल्चर करती है तो डिविडेंड एग्जम्प्ट होना चाहिए? नहीं, डिविडेंड तो टैक्सेबल ही रहेगा। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय मनी लेंडर, मनी लेंडर मतलब आप किसी बैंक ने या किसी मनी लेंडर ने लोन दिया, किसको, फार्मर को, समझ रहा है, वो क्या कमा रहा है अभी, इंटरेस्ट, लोन के ऊपर इंटरेस्ट। क्या वो बोल सकता है मैंने जिसको लोन दिया वो फार्मर है और मैं लोन नहीं देता तो फार्मर फार्मिंग नहीं कर पाता, तो मेरा इंटरेस्ट भी एग्जम्प्ट कर दो, ऐसा चलेगा क्या? नहीं, वो नहीं, अलाउड नहीं है, ठीक है। आगे चलता हूं। सॉल्ट प्रोडक्शन, सॉल्ट कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? ओशन वाटर को क्या किया जाता है, अलग सेपरेट किया जाता है और पूरा समर उसको सुखाया जाता है, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली सन ड्राई होने के बाद उसमें क्षार इतना होता है कि वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। बचपन में पढ़ा होगा आपने, मीठागर वगैरह होते हैं, ठीक है। तो उसको एग्रीकल्चर बोलेंगे, वो लैंड के ऊपर ही होता है वो ऑपरेशन। बट डू यू प्रोड्यूस सॉल्ट? नहीं। अब तो उसको तो ये नहीं, आपको पता ही होगा, गांधी जी ने भी अंग्रेजों के जमाने से सॉल्ट टैक्सेबल है, हाँ, पता है, उन्होंने वो एक मार्च निकाला था, हाँ, याद है आपको? तभी एक्साइज ड्यूटी लगाया था ब्रिटिशर्स ने उसके ऊपर। मतलब सॉल्ट को कभी भी हमने, इतिहास में भी कभी भी हमने उसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करके नहीं देखा। इट वॉज ऑलवेज लुक्ड एट एज अ कमर्शियल प्रोडक्ट, ठीक है।
फिर आपका क्या है, माइंस है, माइन में से क्या निकाला जाता है, कुछ भी, आयरन ओर निकाल सकते हो, मिनरल्स निकाल सकते हो, क्वारी होता है जिसमें पत्थर ब्लास्ट करके पत्थर निकाले जाते हैं। आप बोलोगे मैं पत्थर उगाता हूँ, एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, टैक्सेबल है। वो अपने यहाँ पे चीरा बोलते हैं ना हम लोग, रेड कलर का जो पत्थर होता है जिससे बिल्डिंग बनाते हैं, वो भी क्या होता है, आप माउंटेन को कट करते जाते हो, तो यू कैन नॉट से इट इज एग्रीकल्चर एक्टिविटी, एग्रीकल्चर नहीं है, वो टैक्सेबल है। फिर वो आपको मैंने बताया था इनकम अर्न बाय कल्टीवेटर बाय कन्वर्जन ऑफ शुगर केन इनटू जैगरी और शुगर, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं, क्योंकि आपने सेकेंडरी ऑपरेशन करना चालू कर दिया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन अरियर्स, अब मैंने आपको बताया था कि रेंट देना है आपके फादर को, याद आ रहा है, वो रेंट एग्रीकल्चर इनकम है। अब मैंने रेंट डिले किया तो आपके फादर ने मेरे पे इंटरेस्ट लगाया, क्या लगाया, तो वो इंटरेस्ट एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। रेंट अरियर्स मतलब समझ रहा है ना, रेंट इन अरियर्स मतलब आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट का इंटरेस्ट चार्ज किया गया, दैट इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम, ओके। फिर इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, ये तो मैंने पहले बता दिया था, फुल्ली टैक्सेबल होता है, 2-3 क्वेश्चन भी दिखा दिए उसके ऊपर। एन्युटी रिसीव्ड बाय पर्सन, एग्रीकल्चर जमीन बेचना इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर लैंड को सेल किया आपने और पैसे जो मिले वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। कैपिटल गेन में एक एग्जम्पशन है, लेकिन वो मैं पढ़ाऊंगा, वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड को हम बेनिफिट देते हैं, अर्बन को नहीं देते, ऐसा कुछ है वहां पे, वो कैपिटल गेन में करेंगे। और क्या है, इनकम फ्रॉम सप्लाई ऑफ वाटर, आपको पता है मेरी वेल है और आपका फार्म मेरे बाजू में है और आपके पास वाटर का सोर्स नहीं है, तो आप वाटर कहाँ से यूज करोगे, मेरी वेल से करोगे, तो मैं फ्री में दूंगा कि आपको मेरा पानी नहीं, क्या करेंगे हम, रेंट चार्ज करेंगे, कुछ ना कुछ चार्ज करूंगा आपको। तो मेरा वो वाटर सेल करने का जो बिजनेस है वो एग्रीकल्चर है क्या, जो पानी आप एग्रीकल्चर में यूज करते हो, मेरा एग्रीकल्चर इनकम है क्या, नहीं, मेरा एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, मेरे लिए टैक्सेबल इनकम है। समझ में आ रहा है? तो व्हाट इज टैक्सेबल, व्हाट इज नॉट टैक्सेबल, ऐसा बहुत हमने जनरल नॉलेज का बात किया, इतना बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एज आई टोल्ड यू कि दिस टॉपिक इज लिटिल क्लोजर टू आवर हार्ट, एंड आप जितना मजाक में किसी को भी बोल देते हो हाँ ये एग्जाम्प्ट वो एग्जाम्प्ट, ऐसा ना बोलो, डेफिनेशन लर्न करो। एग्रीकल्चर बिकॉज इट इज डन ऑन प्लांटेशन ऑन सिल्कवॉर्म एग्रीकल्चर। तो और ऐसा कुछ भी आता है तो यू हैव टू गो इन केस लॉज, सी ये सब कुछ इमर्ज हुआ है आउट ऑफ केस लॉज, ये डेफिनेशन में से जितना समझ सकते हो उतना समझ लो, बट देन अगेन इट हैज टू, यू हैव टू फॉलो द केस लॉ, कि बाबा जो, और आपके प्रोडक्ट के ऊपर केस लॉ नहीं हुआ रहेगा तो यू विल बिकम अ केस लॉ, डोंट वरी, ठीक है ना। तो हर चीज का लॉ में क्लियरली आंसर नहीं लिखा जाता, यू हैव टू यूज योर इंटेलिजेंस। जैसे उसने अभी सिल्कवॉर्म पूछा, तो सिल्कवॉर्म मुझे पता है कि इट हैज टू हैव वेरी सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन ऑन एग्रीकल्चर लैंड, तो बहुत ही ज्यादा वो प्लांट्स किए जाते हैं, वो पर्टिकुलर टाइप के प्लांट्स होते हैं उसके ऊपर, और वो पर्टिकुलर एज में ही वो सेल होना चाहिए, नहीं तो फिर वो कन्वर्ट नहीं होते, वो वार्म वो पत्ता खाते नहीं है फिर, अगर थोड़ा ज़्यादा ग्रो हो गया तो, ठीक है। तो इट इज़ वेरी टेक्निकल एग्रीकल्चर ऑफ एक्टिविटीज अगेन, तो आई गेस इट इज़ एग्रीकल्चर ओनली, ठीक है।